Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में UGC नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि देखो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। देखो 12th क्लास तक तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस होता है कि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन जहां हायर एजुकेशन की बात आती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात आती है, तो वहां पर क्वालिटी कंसर्न एक मेजर इश्यू बन जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हायर एजुकेशन इंडिया की इम्प्रूव नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हायर एजुकेशन होती क्या है। हायर एजुकेशन इज द की फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज इट एजुकेट्स द पीपल इन रियल ग्राउंड एंड डेवलप्स ऑल एस्पेक्ट्स such as intellectual, social, cultural, moral values. It creates job opportunities and makes the students fit for jobs. देखो हायर एजुकेशन एक ऐसी की है जिससे हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम वर्ल्ड में लीड करना चाहते हैं, अगर इंडिया एक लीडिंग कंट्री बनना चाहती है वर्ल्ड में, तो सबसे पहले उसे हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। हायर एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेट करता है लोगों को रियल ग्राउंड में। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो रियल ग्राउंड में, यानी जो रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेट किया जाता है। यहाँ पर उनकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट डेवलप किए जाते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में क्या आएगा, उनकी थिंकिंग को एनहेंस किया जाता है, उनकी एनालिटिकल पावर को डेवलप किया जाता है, रीजनिंग एबिलिटीज को एनहेंस किया जाता है, उनके सोशल एस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है। सोशल एस्पेक्ट में आ जाएगा उनका सोसाइटी में किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसा उनका एडजस्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, कैसे उनका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। इस तरह की वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट की जाती है। उनके कल्चरल एस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है। कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाएगा उनको ट्रेडिशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उनके बिलीफ बताए जाते हैं, उनकी कस्टम बताई जाती है, स्पिरिचुअलिटीज उनके अंदर डेवलप की जाती है, उनकी मोरल वैल्यूज डेवलप की जाती है। मोरल वैल्यूज में क्या आ जाएगा, उनके अंदर ऑनेस्टी डेवलप की जाती है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनका बनाया जाता है, उनके अंदर हेल्पिंग मेंटालिटी डेवलप की जाती है, ट्रुथफुलनेस डेवलप की जाती है, उनका ऐसा एटीट्यूड बनाया जाता है कि वो किसी को कभी हर्ट ना करें। तो देखो जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ सिर्फ वेल्थ ही जनरेट नहीं की जाती है, इसके साथ साथ ह्यूमन का ऑल राउंड डेवलप किया जाता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं, स्टूडेंट्स को फिट बनाया जाता है जॉब्स के लिए। यानी जब स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली सक्सेस अचीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें फुली ट्रेंड किया जाता है। तो देखो हायर एजुकेशन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है। देखो एक कंट्री के पास एक जैसे ही फिजिकल रिसोर्स है और एक जैसे ही फाइनेंशियल रिसोर्स है, लेकिन दो कंट्री में से एक कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है और दूसरी डेवलपिंग। तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ये एक ऐसी एसेट है जो डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन करती है। अगर कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं है तो चाहे आप कितने ही अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज रख लो, कितने ही अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज रख लो, कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑपरेट करने वाला ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो सबसे पहले कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होता है, उसके बाद फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बारी आती है। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है हायर एजुकेशन के थ्रू। अब देखो, टू इम्प्रूव द सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन, मेजर क्रेडिट गोज टू रूसा, a centrally sponsored scheme launched in 2013 by Central Government of India। अब देखो, जो हायर एजुकेशन है इसे इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं रूसा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। क्लियर? अब देखो, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। क्या इंप्रूवमेंट हुआ था? इट रिजल्टेड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट universities, and remarkable improvement in enrollment ratio up to 25%। देखो, जब गवर्नमेंट ने 2013 में रूसा को लॉन्च किया, रूसा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद यूनिवर्सिटीज के नंबर में इंक्रीज हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बढ़ गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज बढ़ी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नंबर में भी इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया इन एनरोलमेंट रेशियो। बच्चों ने एनरोलमेंट करना शुरू कर दिया हायर एजुकेशन में, तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था हायर एजुकेशन में। रूसा के बाद 25% इंक्रीज हुआ था एनरोलमेंट रेशियो में। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कौन सी स्कीम की वजह से हायर एजुकेशन में एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ था। इस तरह का 1 मार्कर आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूसा एक ऐसी स्कीम थी जिसकी वजह से हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हुआ था। और कौन कौन से फील्ड में इंप्रूवमेंट हुआ था? यहाँ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में इंक्रीज हुआ था और दूसरा एनरोलमेंट रेशियो में भी। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूं प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखो, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्वालिटी कंसर्न मैटर्स है जिनकी वजह से हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत वीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी। Enrollment ratio is quite low because in some districts, higher education schools and colleges are very scarce. There is also caste, religion and financial disparity. देखो, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एनरोलमेंट रेशियो वीक कंसीडर किया जाता है, लो कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों ऐसा कंसिडर किया जाता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में जहां पर हायर एजुकेशन के स्कूल नहीं है और वहां पर कॉलेजेस भी बहुत कम हैं। या तो कॉलेज हैं वो उनकी रीच से बहुत दूर हैं, स्टूडेंट्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और अगर कॉलेज एस्टैब्लिश्ड है तो वो भी बहुत ज्यादा स्केयर्स है। दूसरा पॉइंट आता है हायर एजुकेशन में इक्विटी नहीं है एडमिशन में, वहां पर कास्ट, रिलीजन और फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज है। यानी
किसी पर्टिकुलर कास्ट के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा, हर रिलीजन के स्टूडेंट्स को वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं उन्हें ही एडमिशन मिलेगा। इस तरह के डिफरेंसेस भी वहां पर कंसिडर किए जाते हैं। इस वजह से एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, लोगों की एक्सेस और इक्विटी वहां पर नहीं है, इस वजह से वहां एडमिशन बहुत कम होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है improper teaching methods. Usually lecture method is used in which students are passive, no discussion method is used in colleges. देखो हायर एजुकेशन में क्या है कि ज्यादातर जो टीचर्स आते हैं वो लेक्चर मेथड फॉलो करते हैं, उन्हें सिर्फ लेक्चर देना होता है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दैट इज नॉट कंसिडर्ड। वो स्टूडेंट से किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टोटली पैसिव रेसिपिएंट होते हैं, वो किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते। क्योंकि जब टीचिंग होती है तो वहां पर नो डिस्कशन मेथड इज यूज्ड इन कॉलेजेस। कॉलेज में जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू ही टीचिंग करते हैं, किसी तरह का कोई डिस्कशन मेथड यूज नहीं करते। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, वो सिर्फ एक डिग्री हासिल करके आ जाते हैं, उनको बेसिक नॉलेज अचीव नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज। देखो यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो इनएडिक्वेट है, इम्प्रॉपर है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज्यादा स्केयर्स हैं। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। देखो ज्यादातर कॉलेजेस में क्या है कि बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है, और अगर लाइब्रेरी है तो उसमें बुक्स नहीं है, लैब की फैसिलिटी नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें चाहिए प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज नहीं है, ना ही वहां पर इंटरनेट है। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज वहां रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स की नॉलेज को एनहांस करने के लिए, वो सारे वहां पर लैक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर गवर्नमेंट बजट। Inadequate amount of fund is allocated by government for education and most of the fund is spent on school education. Extremely less graduates avail students loan. देखो जो गवर्नमेंट का बजट सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा पुअर है। गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट एलोकेट करती है एजुकेशन सिस्टम के लिए एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, और दूसरा जो फंड एलोकेटेड होता है उसमें से ज्यादातर फंड स्पेंड किया जाता है स्कूल एजुकेशन पर। देखो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है स्कूल एजुकेशन पर, वो हायर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करती। इसके साथ साथ बहुत ही कम स्टूडेंट्स को लोन की फैसिलिटीज मिलती है, अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो वो इस फैसिलिटी को भी अवेल नहीं कर पाते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी वो आगे हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओल्ड एंड आउटडेटेड curriculum. Most of the universities provide theoretical knowledge and not practical knowledge. They are only concerned with passing of examination. देखो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, वहां पर किसी तरह की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती जो रियल लाइफ में यूज होती है। उनका मेन कंसर्न क्या होता है कि सिर्फ एग्जाम को पास करना है, एक डिग्री देनी है, और डिग्री लेने के बाद चाहे उन्हें आगे नौकरी मिलो या ना मिलो, इसके लिए वो लोग बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो करिकुलम है ये बहुत ही पुराना और आउटडेटेड करिकुलम फॉलो किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है हायर एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। देयर इज high teacher student ratio. A single teacher has to teach different subjects to large number of students with other workloads.
देखो यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा कमी है। यहाँ हाई टीचर स्टूडेंट रेशियो है, 100 बच्चों पर एक टीचर अपॉइंटेड है। अ सिंगल टीचर हैज टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। देखो यहाँ एक सिंगल टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों को एक सिंगल टीचर ही पढ़ाता है और वो 2-2, 3-3 सब्जेक्ट ले रहा है, और दूसरा वर्कलोड भी उस पर बहुत ज्यादा है काम का। तो देखो कैसे टीचर फोकस करेगा स्टूडेंट्स पर। यहाँ पर ना उसे पता है कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, ना स्टूडेंट के नाम पता है, ना उनकी प्रोग्रेस के बारे में टीचर को कोई अवेयरनेस है। तो यहाँ पर फैकल्टी मेंबर की कमी होने की वजह से भी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, lack of sufficient classroom, staff room, hostel facilities, resource room, drinking water facilities and toilet etc. देखो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर है। वहां की बिल्डिंगें बहुत पुरानी है, ना वहां पर प्रॉपर क्लासरूम है, ना ही वहां पर स्टाफ रूम है। हॉस्टल की फैसिलिटीज वहां बिल्कुल नहीं है जहां बच्चे जाकर एडमिशन लेने के बाद रह सके। कोई वहां पर रिसोर्स रूम नहीं है। अगर नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पर उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और टॉयलेट की फैसिलिटीज भी बहुत सारे कॉलेजेस में नाम मात्र की हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट रिसर्च, लेस फोकस ऑन रिसर्च, मोस्ट ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स आर विदाउट फेलोशिप or not getting fellowship on time and colleges are poorly connected to research centers. देखो ज्यादातर कॉलेजेस में रिसर्च वर्क पर बहुत कम फोकस किया जाता है। ज्यादातर जो रिसर्च स्कॉलर्स है उन्हें फेलोशिप नहीं दी जाती, और अगर उन्हें फेलोशिप दी जाती है तो टाइम पर नहीं दी जाती। इस वजह से उनके रिसर्च पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो कॉलेजेस हैं वो कनेक्टेड नहीं है रिसर्च सेंटर से, इंडस्ट्री से, तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्टूडेंट कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्हें कोई रिसर्च सेंटर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। Teachers and principals think that their learning is complete after their appointment. They come to college just to make attendance continue. देखो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो टीचर और प्रिंसिपल है कॉलेज में, वो क्या सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट होने के बाद उनकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, यानी वो किसी तरह का आगे इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते, किसी तरह का कोई पेन नहीं लेते स्टूडेंट्स के लिए। वो सिर्फ कॉलेज आते हैं अटेंडेंस को कंटिन्यू करने के लिए। उनका मेन फोकस होता है अपने पर्सनल बिजनेस पर। जो प्रिंसिपल है या तो वो कॉलेज में आता ही नहीं है, अगर आएगा तो लेट आएगा, तो वो टीचर पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है कि वो अपनी क्वेरीज कहाँ क्लियर करेंगे जब टीचर एब्सेंट होते हैं, और अगर आते हैं तो वो फुली फोकस्ड नहीं होते। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कैंपेन, फॉरगेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, begin to develop their career in politics, influential admissions also take place. देखो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेनिंग, वो अपने खुद के ऑब्जेक्टिव को तो भूल जाते हैं और वो अपना करियर पॉलिटिक्स में डेवलप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा यहाँ इन्फ्लुएंशियल एडमिशंस होते हैं। जो मंत्री होते हैं उनका रिजर्व कोटा होता है, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है। तो होपफुली आपको सारी मेजर प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में वीक क्यों है। प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम
ग्रुप का। अगर आपको किसी और टॉपिक में किसी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।